आज तो बड़ी देर हो गई। दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जंगल का सन्नाटा और कीड़ों की किरकिर से पूरा माहौल डरावना महसूस हो रहा है। जल्दी गांव नजदीक करना होगा वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। सुधा ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक पेड़ के नीचे सोए इंसान पर पड़ती है, जिसकी दूर से शक्ल नजर नहीं आ रही थी। लगता है कोई थका हारा राहगीर आराम कर रहा है। चलो पास जाकर देखता हूँ। अच्छा हुआ, अब कम से कम जंगल में अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। और फिर सुधा धीरे धीरे उस पेड़ के पास आकर रुक जाता है, लेकिन वहां का नजारा देख सुधा की रूह कांप उठती है। उसका शरीर पानी पानी हो जाता है। हे राम, ये सरकटी लाश किसकी हो सकती है यार? इसका सिर भी कहीं आसपास दिख नहीं रहा जिससे इसकी पहचान हो पाती थी। अब मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। गांव जाकर इसके बारे में सबको बताना होगा। और फिर सुधा दौड़ता भागता गिरता संभलता जैसे तैसे कर अपने घर पहुंच जाता है। अरे अरे पिंटू के पापा, शेर पीछे पड़ गया का। आज इतनी देर काहे कर दी? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। आज तो मुंह से एक निवाला भी नहीं उतरने वाला। क्या भयानक नजारा था, ओ बाप रे बाप। पिंटू के पापा, कहीं आप नशा वशा करके तो नहीं ना आ गए? अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ, हमें भी बताइए। संतों के सवालों से तंग आकर सुधा ने जो कुछ भी जंगल में देखा था वह सब अपनी पत्नी को बता देता है। अब ये क्या नई मुसीबत है? हे भगवान पिंटू के पापा, आपको तो कुछ हुआ नहीं ना? न जाने किसकी होंगी वह सरकटी लाश। चिंटू के पापा, आप इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे? मेरी कसम है आपको। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो यार? मुझे सरपंच को जाकर पूरी कहानी बतानी ही होगी। मैं बाकी लोगों को जंगल जाने से रोक सकता हूँ, मेरी बात को समझो। हम गरीब लोग हैं चिंटू के पापा, हमें इन झंझटों से दूर रहना चाहिए। पुलिस केस हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बस चुपचाप खाना खाकर चैन की नींद सो जाओ, गांव वाले अपना अपना देख लेंगे। और फिर सुधा संतो घर में चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन इधर जंगल में तो कुछ और ही चल रहा होता है। सुधा ने जिस सरकटी लाश को देखा था, उस लाश का सिर किसी गेंद की तरह टप्पे खाता हुआ गांव की ओर बढ़ता है। भेदिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। और फिर जैसे तैसे कर वह डरावनी रात गुजर दिन निकल आता है। ये जी उठो, आज काम पर नहीं जाना क्या? कुंभकर्ण ना बनो। कल जो कागजात शहर से लेकर आए थे उसे पहले सरपंच को दे आओ। जल्दी जाओ, काम पर भी तो जाना है ना। और फिर सुधा पत्नी की डांट से बचकर निकल पड़ता है सरपंच से मिलने उनके घर। राम राम सरपंच, कैसे हो? सब बढ़िया ना? अरे आव सुधा, कहो आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सब अच्छा चल रहा है ना? तुम वो कागजात तो ले आए ना जो कल बताए थे? तभी वहां उन दोनों को बाहर से किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों की बातें अधूरी ही रह जाती हैं। अरे क्या हुआ, कौन है वहां? चलो सुधा चलकर देखते हैं क्या हुआ। ऐसा लगता है कि बाहर कुछ अनहोनी हो गई है। जब सरपंच और सुधा दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें सरपंच की पत्नी नीचे बेसुध गिरी दिखाई देती है और सरपंच का बेटा एक कटे हुए सिर के साथ खेल रहा होता है। बाप रे बाप, अब ये क्या बला है? ये किसी का कटा हुआ सिर हमारे आंगन में कैसा? हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। उठो सरपंचायन, हमारा बेटा ठीक है। सुधा, मेरे बेटे को उस कटे सिर से दूर करो। सरपंच, मैं यही बात आपको बताने यहाँ आया था, लेकिन अब लगता है गांव पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है हमको। तुम ये क्या कह रहे हो सुधा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो जो कहना है। ये सिर किसका है और यहाँ मेरे बच्चे के हाथ में कैसे आया? और फिर सुधा ने रात में जंगल में जो देखा वह सारी बात सरपंच को बोल देता है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, उस लाश का सिर यहाँ कैसे आया या फिर वह लाश किसकी थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ एक साधु आकर, लगता है वह फिर से आ गई। मौत का तांडव फिर से शुरू होने वाला है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। अब इस गांव पर उस चुड़ैल की नजर पड़ चुकी है। बाबा, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो जो फिर से आ गया?
और उस सरकटी लाश का जंगल होना, उसका सिर मेरे बच्चे के हाथ आना, यह सब क्या है बाबा? 10 साल पहले की बात है। नदी पार वाले गांव में एक जादू टोना करने वाली औरत को गांव वालों ने गांव से जंगल की ओर भगा दिया था। लेकिन जंगल में उस औरत के साथ डाकुओं ने दुष्कर्म करके उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, उसका शरीर जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खा डाला था। लेकिन बाबा 10 साल होने के बाद आज पहली बार यह हादसा। अब तक कहां थी वह चुड़ैल? और हम गांव वालों से उसका क्या लेना देना? यह सब पहली बार नहीं हुआ। सिर्फ तुम लोगों का सामना उस चुड़ैल से पहली बार हो रहा है। नदी में बाढ़ आने से पुल बह गया, इसलिए तुम सब गांव वाले जंगल के रास्ते से जाने लगे। यही वजह है कि तुम्हारा सामना उसे चुड़ैल से अब भी हो रहा है। लेकिन बाबा, उस चुड़ैल को रोकने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। आज उस चुड़ैल का किया शिकार हमारे घर तक पहुंच चुका है। कल को तो वह चुड़ैल भी हमारे घर आ सकती है। उसका मृत शरीर यदि मिल जाता तो मैं कुछ ना कुछ कर पाता, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सबके सब मरोगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने गुरु से मिलकर उस चुड़ैल का बंदोबस्त करने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना। एक दिन की बात है। तुम औरतें भी ना किसी काम की नहीं हो। 5 मिनट के काम को 10 घंटे लगा देती हो। अब रात हो रही है, भेदिए चिल्ला रहे हैं। कहीं आज उस चुड़ैल से हमारा सामना ना हो जाए। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, गांव पहुंचना है। सुनो जी, लगता है पीछे से कोई हमारी ओर आ रहा है। लगता है कोई शहर से आ रहा होगा। हम थोड़ी देर रुकते हैं, उनकी राह देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे पति पत्नी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक धड़ से कटा हुआ सिर टप्पे खाता हुआ उनकी ओर आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे, वो आ रही है। देखते ही देखते वह कटा हुआ सर बम की तरह फुटकर उसके चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं और सामने आती है एक भयानक चुड़ैल। यदि अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने पति को यहाँ अकेला छोड़कर तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं औरतों की जान नहीं लेती। मुझे बचा लो भगवान, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें बचाने के चक्कर में यदि मैं यहाँ रुकी तो वह चुड़ैल मेरा भी गला काट देंगी। आज यदि मेरी जान बच गई तो पति का क्या है, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन मेरी जान दोबारा वापस नहीं आएगी। और फिर वह किसान की पत्नी अपने पति को उस चुड़ैल के पास अकेला छोड़ गांव की ओर भाग जाती है और वह चुड़ैल उस किसान का सिर काटकर गांव की ओर ले जाती है। लेकिन तब तक उस किसान की पत्नी ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हम बेकसूर लोगों के सिर काट रही हो? जो गुनहगार है उन्हें सजा दो। हम बेगुनाह हैं, हमें चैन से जीने दो। बेकसूर तो मैं भी थी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझको गांव से खदेड़ा गया और उन चोरों ने मेरे गहने लुटकर मेरा सिर काट दिया था। लेकिन इन सारी बातों का हमारे गांव के लोगों से क्या लेना देना? तुम्हें मारने वाला कोई और, तुम्हें गांव से निकालने वाला कोई और, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? मुझे मारने वाला कोई डाकू नहीं था। वो तीनों चोर थे जो तुम्हारे गांव के रहने वाले थे। उनमें से 2 को तो मैं मार चुकी हूँ, तीसरा अभी जिंदा है। तुम उसे मुझे सौंप दो, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम लोगों को 1 दिन की मोहलत देती हूँ। उन तीनों में से एक चोर ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसका नाम मुझे अभी तक याद है। भूरा नाम था उसका। उसे ढूंढो और मेरे हवाले कर दो। मैं कल फिर आऊंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये भूरा कौन है भाइयों? मैं तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ, इस नाम का तो अपने गांव में कोई रहता ही नहीं है। ये सुधा ही भूरा है जो अपना नाम बदलकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। जब से ये उस जंगल के रास्ते से गांव आया, उसी के पीछे वह मुसीबत भी हमारे गांव आई। ये एक चोर ही नहीं बल्कि एक खूनी है और इसके किए गुनाह की सजा इसे मिलनी चाहिए। साधु की बात सुनकर सुधा डर के मारे जंगल के रास्ते से ही भागने लगता है। लेकिन अचानक कहीं से वह चुड़ैल आकर सुधा के शरीर से उसका सिर अलग कर देती है।
सरपंच, आज मेरा बदला पूरा हो गया है। आज से मैं किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। और फिर उस दिन से सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे थे। उस दिन के बाद फिर किसी गांव वाले का गला नहीं कटा था।